नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और वैश्विक निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। 1970 में प्रभावी हुई यह संधि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देती है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानते हुए अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह जो संधि है परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन देशों के बीच अंतर पैदा करती है। अपनी सीमाओं के बावजूद यह विश्व शांति और परमाणु सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी स्थापना 1961 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो के नेतृत्व में हुई थी। यानी इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों को किसी भी शक्तिशाली सैन्य गुट, चाहे अमेरिका हो गया या सोवियत संघ हो गया, इसमें शामिल होने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में मदद करना था। वर्तमान में इसके कुल 120 सदस्य देश हैं जो वैश्विक शांति, संप्रभुता और विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह आंदोलन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर आधारित है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्वाड समूह क्या है। क्वाड समूह क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि क्वाड 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, खुला और समृद्ध माहौल सुनिश्चित करना है। 1917 में पुनर्जीवित हुए इस समूह का ध्यान समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों और स्वास्थ्य जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करना है। हालांकि यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसे अक्सर इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वेस्टफेलिया की संधि ने यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त कर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव रखी। यानी इसी के माध्यम से यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी और इसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव भी रखी थी। इसने राष्ट्र राज्य की अवधारणा पेश की जिसमें प्रत्येक देश को अपनी सीमा के भीतर पूर्ण संप्रभुता और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इस संधि ने अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत स्थापित किया, जो आज भी वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार माना जाता है। इसने पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रभाव को कम कर स्वतंत्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य योग खेल क्या है। तो शून्य योग खेल एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की हानि के बराबर होता है। इसमें संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए एक खिलाड़ी तभी जीत सकता है जब दूसरा हारे। यानी एक को तभी विजेता घोषित किया जाएगा जब दूसरा पराजित होगा। शतरंज या जुआ इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां एक की जीत का मतलब अनिवार्य रूप से दूसरे की हार होती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, इसमें
कूटनीति से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कूटनीति होता क्या है, फिर ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति की भूमिका क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की वह कला और कौशल है जिसके माध्यम से राज्य शांतिपूर्ण वार्ताओं, समझौतों और संवादों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। यानी कूटनीति के माध्यम से ही शांतिपूर्ण ढंग से कोई राज्य अपने हितों की पूर्ति करता है। यह बिना युद्ध किए दूसरे देशों के साथ मतभेदों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने का एक आधिकारिक माध्यम माना जाता है। अब देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति की क्या भूमिका है। पहली भूमिका शांति स्थापना और संघर्ष प्रबंधन को लेकर के है, यानी कूटनीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना की जाती है और संघर्ष का प्रबंधन किया जाता है। कूटनीति का प्रथम कार्य है युद्धों को टालना और विवादों का समाधान बातचीत के जरिए करना। यह तनावपूर्ण स्थितियों में बफर का कार्य करती है। अब दूसरी भूमिका देख लेते हैं। दूसरी भूमिका है राष्ट्रीय हितों का संवर्धन। एक कुशल कूटनीतिज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश के आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों की मजबूती से प्रस्तुत करता है। यानी इसकी जो दूसरी भूमिका है वो है राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करना। तीसरी भूमिका है गठबंधन और सहयोग। राष्ट्रों के बीच व्यापारिक, आर्थिक व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा समझौतों की रूपरेखा कूटनीति के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब चौथा योगदान देख लेते हैं। चौथी जो भूमिका है वह है वैश्विक समस्याओं का समाधान। इसके माध्यम से यानी कूटनीति के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहमति बनाने में इसकी केंद्रीय भूमिका है। अब निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह मस्तिष्क है जो शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की सुनिश्चित करता है। इसके अभाव में विश्व अराजकता और निरंतर संघर्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यानी सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, उन कारणों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सोवियत संघ 1991 में इसका विघटन हुआ था। इसका जो विघटन है वो 20वीं शताब्दी की एक युगांतरकारी घटना थी। इसके प्रमुख कारणों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला कारण है आर्थिक गतिरोध। सोवियत अर्थव्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। भारी उद्योगों और हथियारों की होड़ पर अत्यधिक खर्च के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई, जिससे जनता में असंतोष फैल गया और इसका विघटन हो गया। तो पहला कारण है आर्थिक गतिरोध। दूसरा कारण देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन का जो दूसरा कारण है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कठोर और जवाबदेही से परे था। सत्ता में भ्रष्टाचार और आम नागरिकों की आवाज को दबाने वाली नौकरशाही ने व्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया था। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है गोर्बाचेव के सुधार। यानी इनके द्वारा जो सुधार नीतियां लागू की गई उसके कारण से भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों का उद्देश्य व्यवस्था को सुधारना था, लेकिन इन्होंने अनजाने में राष्ट्रवाद की भावनाओं को हवा दी और कम्युनिस्ट नियंत्रण को कमजोर कर दिया। इस कारण से भी इसका पतन माना जाता है। चौथा जो कारण है वह है राष्ट्रवाद का उदय। रूस हो, बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जिसमें आते हैं, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे विभिन्न गणराज्यों में अपनी संप्रभुता और पहचान को लेकर के राष्ट्रवादी भावनाएं तीव्र हो गईं। इसके कारण से भी इसका विघटन माना जाता है। पांचवा जो कारण है सोवियत संघ के विघटन का वो है पश्चिमी प्रभाव और सूचना क्रांति। पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों के संपर्क में आने से सोवियत जनता को अपनी व्यवस्था की कमियों का एहसास हुआ। ये पांचवा कारण है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि इन आंतरिक दबावों और सुधारों की विफलता ने सोवियत संघ के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में आपको लिखना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण एक ऐसा सिद्धांत है जो शक्ति और संघर्ष के बजाय नैतिकता, मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर बल देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है ये नैतिकता पर बल देता है, मूल्यों पर बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने पर बल देता है। इसका उदय मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है मानव स्वभाव में विश्वास। आदर्शवाद मानता है कि मनुष्य स्वभाव से परोपकारी और शांतिप्रिय है। युद्ध मानव स्वभाव का हिस्सा नहीं है बल्कि दोषपूर्ण संस्थाओं का परिणाम है। अब दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है आदर्शवाद की नैतिकता और मूल्य। यह दृष्टिकोण राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं मानता। इसके अनुसार राष्ट्रों को अपने व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बल। यानी आदर्शवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मानता है, उस पर बल देता है। आदर्शवादियों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्धों को रोकने और विवादों को सुलझाने में सक्षम है। चौथी विशेषता देख लेते हैं। यह युद्धों का विरोध और शांति की स्थापना। यह शक्ति की राजनीति का विरोध करता है और विश्व शांति, निशस्त्रीकरण एवं सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करता है। पांचवी विशेषता है लोकतंत्र का समर्थन। आदर्शवाद के अनुसार लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते, इसलिए विश्व में लोकतंत्र का विस्तार शांति के लिए आवश्यक है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि आदर्शवादी दृष्टिकोण एक ऐसे आदर्श विश्व की कल्पना करता है जहां राष्ट्र स्वार्थ के बजाय सहयोग और न्याय के आधार पर साथ देते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, मार्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपको सबसे पहले बताना है कि इनके 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर उसका समालोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हंस जे मार्गेनथाउ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में प्रतिपादित 6 सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अब देख लेते हैं कि वो मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित राजनीति। राजनीति जो है उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा शासित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता, इसलिए राजनीति के सिद्धांत भी स्थायी होते हैं, ऐसा मार्गेनथाउ का मानना है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। कूटनीति का मुख्य आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित है। राजनेता अपने निर्णयों में नैतिक मूल्यों के बजाय राष्ट्रीय शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय हित का गतिशील स्वरूप। राष्ट्रीय हित का विचार स्थिर नहीं है, यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चौथा देख लेते हैं। चौथा जो सिद्धांत है वो है अमूर्त नैतिक सिद्धांतों की अनुपस्थिति। यानी व्यक्तिगत नैतिकता और राज्य की नैतिकता में अंतर होता है। राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अमूर्त नैतिक सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा की बलि दे सकता है। अब पांचवा सिद्धांत देख लेते हैं। पांचवा जो सिद्धांत है वह राष्ट्र के नैतिक मूल्यों और सार्वभौमिक नैतिकता में अंतर। यानी जो सार्वभौमिक नैतिकता है और राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य होते हैं इन दोनों में अंतर होता है। कोई भी राष्ट्र यह दावा नहीं कर सकता कि उसके नैतिक आदर्श ईश्वर के सार्वभौमिक नियम है। प्रत्येक राष्ट्र केवल अपने स्वार्थ को नैतिक रूप देता है। यानी राष्ट्र के नैतिकता में और सार्वभौमिक नैतिकता में अंतर होता है। छठा सिद्धांत है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। राजनीति एक स्वतंत्र विषय है। जिस तरह अर्थशास्त्री धन के बारे में सोचता है, उसी तरह एक राजनीतिज्ञ जो होता है वो केवल शक्ति के संदर्भ में सोचता है। यह कानूनी या नैतिक दृष्टिकोण के अधीन नहीं है। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं इन 6 सिद्धांत को जो मार्गेनथाउ के द्वारा दिया गया है। मार्गेनथाउ के सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवाद के स्वप्निल संसार से निकालकर धरातल पर ला खड़ा किया, परंतु इसकी कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। उसमें पहला आधार है मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण। यानी अपने सिद्धांत में इन्होंने मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण किया हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि मार्गेनथाउ ने मानव स्वभाव को केवल स्वार्थी और सत्ता लोलुप माना है, जबकि मनुष्य में सहयोग और प्रेम की भी भावना होती है।
आलोचना का जो दूसरा आधार है वो है शक्ति पर अत्यधिक बल। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल शक्ति संघर्ष तक सीमित कर दिया। वर्तमान युग में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। तीसरा जो आधार है आलोचना करने का वो है नैतिकता की उपेक्षा। यह सिद्धांत पूरी तरह अनैतिक लग सकता है क्योंकि यह राष्ट्रों को स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाने की अनुमति देता है। चौथा जो है वो है अस्पष्ट शब्दावली। शक्ति और राष्ट्रीय हित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे यह सिद्धांत जो है अस्पष्ट हो जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यद्यपि मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत सत्ता के संघर्ष की यथार्थ तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन आज के वैश्विक अंतर्निर्भरता वाले युग में यह सिद्धांत अधूरा प्रतीत होता है। आधुनिक विश्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि सहयोग और नियमों से भी संचालित होता है। इसके बावजूद यह सिद्धांत आज भी विदेश नीति निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्धोत्तर संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो प्रासंगिक है कि नहीं प्रासंगिक है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म दो महाशक्तियों, एक अमेरिका हो गया, दूसरा सोवियत संघ हो गया, के सैन्य गुटों से अलग रहने और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए हुआ था। यानी इसका जो जन्म हुआ था वो अपनी पहचान को लेकर के हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई आलोचकों ने इसे अप्रासंगिक करार दिया। हालांकि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता पर एक गंभीर बहस जारी है। अब प्रासंगिकता के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रासंगिकता के पक्ष में जो पहला तर्क दिया जाता है वो है एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में संतुलन। शीत युद्ध के बाद दुनिया कुछ समय के लिए एक ध्रुवीय रही और अब बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को बड़ी शक्तियों के दबाव से बचने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का मंच प्रदान करता है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है पक्ष में वो है दक्षिण दक्षिण सहयोग। यानी इस मंच के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है फल फूल रहा है। यह संगठन विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा मंच है। गरीबी, व्यापार, असमानता और ऋण संकट जैसे मुद्दों पर यह एकजुट होकर आवाज उठाता है। अगला जो तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में वो है वैश्विक चुनौतियों का सामना। यानी इसके द्वारा वैश्विक चुनौतियों का सामना भी किया जा रहा है। वर्तमान में आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, स्वास्थ्य संकट हो गया जैसी समस्याएं किसी एक गुट की नहीं है। गुटनिरपेक्ष नीति भी इन साझा चुनौतियों पर वैश्विक सहमति बनाने में सहायक है। चौथा जो तर्क दिया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार। गुटनिरपेक्ष नीति जो है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वैश्विक वित्तीय संस्थानें जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, इसमें लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करता रहा है ताकि विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अब प्रासंगिकता के विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष में जो पहला तर्क दिया जाता है वो है उद्देश्य का अभाव। यानी वर्तमान समय में इसका कोई उद्देश्य नहीं बचा है। आलोचकों का मानना है कि जिस द्विध्रुवीय विश्व के विरोध में इसका जन्म हुआ था, यानी एक ध्रुवीय हो गया अमेरिका, दूसरा ध्रुव हो गया सोवियत संघ, इन दोनों से बचने के लिए इसका जन्म हुआ था। अब वह अस्तित्व में नहीं है, इसलिए यह एक बिना दिशा का आंदोलन बनकर रह गया है। विपक्ष में जो दूसरा तर्क दिया जाता है वह है सदस्यों के बीच अंतर विरोध। इसके कई सदस्यों के बीच आपस में गहरे विवाद हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान हो गया। इसके अलावा कई सदस्य देश जब अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बड़ी शक्तियों के साथ राजनीतिक गठबंधन जो है अब कर रहे हैं, यानी सदस्यों के बीच जो है अंतर विरोध दिखाई दे रहा है। विपक्ष में जो तीसरा तर्क दिया जाता है वह है प्रभावी कार्यवाही की कमी। यह समूह अक्सर केवल चर्चा और घोषणा पत्रों तक सीमित रहता है। इसके पास विवादों को सुलझाने के लिए कोई ठोस तंत्र या बाध्यकारी शक्ति नहीं है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि शीत युद्धोत्तर संदर्भ में गुट निरपेक्षता का स्वरूप बदला है। अब यह सैन्य गुटबाजी से अलगाव के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक बन गया है। भले ही यह 1960 के दशक की तरह प्रभावी न हो, लेकिन विकासशील देशों के सामूहिक हितों और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की मांग के लिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। भारत के लिए यह मंच विश्व गुरु और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक माध्यम है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।